आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के बाद मंगलवार के कार्यक्रम में। चंद्रमा से संबंधित 6 अनूठी और अनोखी अलग बात लेकर के आया हूं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं और साथ ही साथ 6 बिंदु जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो चंद्रमा को लेकर के। आइए, सबसे पहले मैं आपको चंद्रमा के बारे में एक अद्भुत बात बताऊं कि शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि तक के चंद्रमा बलवान होते हैं या वो शुभग्रह कहे जाते हैं। वो कितने बलवान होते हैं इस पर मैंने एक अलग बहुत पहले कार्यक्रम बनाया था, पर मैं उस चीज़ की बात आज नहीं कर रहा। आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि चलो शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से और कृष्ण पक्ष के 9वीं तिथि तक का जो जन्म होता है वो शुभग्रह के चंद्रमा में होता है। पर बात ये भी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। दूसरी बात है, जो सबसे पहला सूत्र हो सकता है कि चंद्रमा अगर कहीं भी कुंडली में बैठे हों, चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों, अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि, राहु या केतु बैठ जाते हो, या तो शनि या तो राहु, या शनि या राहु दोनों, या शनि या केतु दोनों अगर बैठ जाते हों, तो चंद्रमा चाहे कितने भी बलवान होते हैं, वो जिस भाव के अधिपति होते हैं और जहां बैठे होते हैं, ये दोनों ही भावों को वो कमजोर कर देते हैं और अपने कारक क्षेत्रों को कमजोर कर देते हैं। समझ में आ गई होगी बात। चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हों और चतुर्थ स्थान में शनि, राहु, केतु बैठे हों, तो चंद्रमा चाहे कहीं भी बैठे होंगे वो कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि ये उनका कारक और प्रभाव क्षेत्र होता है। और यहाँ पे शनि, राहु, केतु का बैठना उन्हें रास नहीं आता, वो देखना नहीं चाहते। अच्छी बात है, ये पहला सूत्र था। अब दूसरे सूत्र पे लेके आता हूं। दूसरा सूत्र ये कहता है, जन्म कुंडली के चंद्रमा जहां कहीं भी बैठे हों, जैसे मैंने यहाँ पे चंद्रमा को बिठाया है, और यहां से ठीक पिछले भाव में सूर्य को छोड़ करके अन्य कोई और ग्रह बैठा हो। जैसे चंद्रमा के ठीक पीछे मैंने सूर्य को नहीं बिठाया है, पर शनि को बिठाया है। और शनि को भी इसलिए बिठाया है क्योंकि शनि अगर चंद्रमा के ठीक पीछे बैठ जाते हैं तो वो चंद्रमा को एक अलग तरीके की कमजोरी भी पैदा करके दे देते हैं, जिसका दंश हमेशा ही चंद्रमा को झेलना पड़ता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा के ठीक पीछे कोई अन्य ग्रह बैठा हो सूर्य के अतिरिक्त, तो ये अनफा योग बनता है, जो अलग तरीके का धन योग जातक के जीवन में जोड़ देता है। मैं हर बार कार्यक्रम में जब भी बनाता हूं, सुबह वाले कार्यक्रम में या शाम वाले कार्यक्रम में जो विश्लेषण का होता है, उसमें 12 भावों से आपकी कुंडली में गिन के बताता हूं कि कितने प्रकार के धन योग बन रहे हैं। पर उसमें से एक अतिरिक्त ये योग भी बनेगा कि चंद्रमा के ठीक पीछे अगर सूर्य न बैठे हों और अन्य कोई ग्रह बैठा हो, तो ये अनफा योग बनता है, जिससे धन योग की तुलना की जा सकती है, जो धन योग होता है। ऐसी स्थिति और अवस्था में व्यक्ति का धन बल बढ़ता है। ये दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र ये कहता है चंद्रमा को लेकर के कि चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से 6वें, 7वें और 8वें, चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से 6, 7वें और 8वें अगर कोई शुभग्रह बैठा हो, या लगातार 3-3 शुभग्रह बैठे हों, जैसे यहां मैंने 6वें में गुरु को बिठाया, 7वें में शुक्र को बिठाया और 8वें में बुध को बिठाया, ये चंद्र लग्नाधि योग होता है। ये चंद्र लग्नाधि योग होता है। चंद्रमा से 6, 7वें और 8वें अगर लगातार एक एक घर में शुभग्रह बढ़ते जाते हों, बैठे हों, तो इसे चंद्र लग्नाधि योग कहते हैं, जहां जातक के जीवन में ये शत्रुओं से, उसके दाम्पत्य से, उसके पत्नी से और उसके प्रभावों में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को कभी भी उलझना नहीं पड़ता, झुकना नहीं पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता और विचलित मानसिकता नहीं होती है। ये तीसरा सूत्र था।
चौथा सूत्र ये कहता है कि चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से 10 घर आगे गिनने पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां ये 10वां भाव, तो ये अम्ला योग बनता है जिसे धन योग कहा जाता है। ये चंद्रमा से संबंधित सारे धन योग हैं जो मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कि आपको कुंडली में क्या देखना है, चंद्रमा कहां बैठे हैं और वहां से ठीक 10 घर आगे गिनिए। अगर 10वें घर में कोई शुभ ग्रह बैठा है, इसका मतलब यह होता है कि आपकी कुंडली में ये अम्ला योग, जिसे धन योग भी कहा जा सकता है, ये अलग तरीके का धन योग बनेगा जो जातक को राजनीति से जुड़ करके और प्रत्येक दिन के व्यवसाय से जुड़ करके उसको धन देते रहते हैं। ये इस सेक्टर में धन ऐसे मतलब उसके जो धन के आने की गति होगी वो इस तरीके की होगी। क्लियर है? ये चौथा सूत्र था। अब पांचवें की बात करते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा, पांचवा सूत्र ये कहता है कि जन्म कुंडली में चंद्रमा कहीं भी बैठे हों और अगर वो पक्ष के बल से युक्त हों, मतलब वो शुभ ग्रह बन रहे हो, जैसे मैंने कार्यक्रम के आरंभ में बताया, तो चंद्रमा के पास अगर अपना बल होता हो और वो जहां बैठे हो वहां से 7 घर आगे, वहां से 4 घर आगे और वहां से 10 घर आगे अगर गुरु या शुक्र जैसे ग्रह बैठे हों, बुध नहीं, सिर्फ गुरु और शुक्र, तो ये गज केसरी योग तो बनता ही है, साथ ही साथ इसे अलग तरीके का राष्ट्रपति योग मैं जैसे कहता हूं, जिसे राष्ट्रपति बनाने तक की क्षमता, प्रधानमंत्री बनाने तक की क्षमता और विधायक और जनरल बनाने तक की क्षमता होती है। ऐसे योगों में अगर आपके बेटे बेटी, आपका या स्वयं किसी जातक का जन्म हुआ है तो निसंदेह उनको अपना बल इकट्ठा करके इन सब क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी पंथ या किसी भी साम्राज्य से आता हो। वो ग्रह सबके लिए उतना ही परिणाम करता है। वस्तुतः बात यह आती है कि आपके कर्म कैसे बन रहे हैं। अगर आपके कर्म खराब होंगे तो निस्संदेह ये ग्रह कमजोर हो जाएंगे, उनका परिणाम कमजोर हो जाएगा। ये पांचवा सूत्र था। छठा सूत्र ये कहता है चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में और एकादशवें घर में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो इसे वसुमान योग कहते हैं, जो धन योग ही होता है। चंद्रमा से तीसरे, चंद्रमा से छठवें, चंद्रमा से 10वें और चंद्रमा से एकादशवें अगर शुभ ग्रह बैठे हों, कोई भी शुभ ग्रह, गुरु बुध शुक्र, तीनों में 3 ही तो शुभ ग्रह बचेंगे चंद्रमा से, तो अगर शुभ ग्रह बैठे हों इसे वसुमान योग कहते हैं, जो अन्यंत्र और कई प्रकार से व्यक्ति को भरने का काम करता है। आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को ऐसे ही अन्य ग्रहों से बनने वाले धन योग के बारे में चर्चा करूंगा। आज मैंने चंद्रमा से शुरू करा है, हो सकता है अगले कभी सूर्य से धन योग बनाने की बात कर दूं। ये छठा सिद्धांत था जो चंद्रमा से शुभ ग्रह के बारे में था। अब 7वें सूत्र की बात करता हूं। 7वां सूत्र बहुत ही विस्तृत और बहुत ही बेहतरीन है, जिसमें यह कहा गया है कि चंद्रमा जहां कहीं भी बैठे हों, चाहे केंद्र में या त्रिकोण में, बस ये केंद्र और त्रिकोण की ही बात लागू होगी। मतलब चंद्रमा को या तो केंद्र में बैठना चाहिए, यहां 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 और यहां, ये केंद्र के भाव कहे जाते हैं। त्रिकोण यहां और यहां, मतलब पंचम और नवम, 1 2 3 4 5, ये पांचवा भाव त्रिकोण हुआ। 7 8 6 7 8 9, नवां भाव त्रिकोण हुआ। त्रिकोण भी इसे कहा जाता है। यानी कि चंद्रमा अगर लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, पंचम में या नवम में बैठे हों और उस पे गुरु या शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है तो इसे गौरी योग कहते हैं। और इस जन्म में जन्मा जातक, इस योग में जन्मा जातक बहुत ही श्रेष्ठ साम्रांत अपने आप को बना लेता है और बहुत छोटी अवस्था से उठ करके अपने आप को प्रभावशाली व्यक्तित्व का बनाने के साथ साथ धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाला, धर्मार्थ जीने वाला और समाज का पालक पोषक और निरंतर उसकी सेवा करने में अग्रसर होता है। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने अपने विभूति योग में सबसे पहले क्या कहा है? अदिति के पुत्र में मैं वामन हूं। वामनावतार भगवान ने लिया था ना, वही। और मरुतों का तेज हूं, सूर्य नारायण। और दूसरे, नक्षत्रों का पति चंद्रमा मैं ही।
बोल दिया। नक्षत्रों का पति चंद्रमा मैं ही हूं, भगवान ने कही ये बात। सूर्य का तेज मैं हूं, वामनावतार मेरा ही हुआ था। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। विचार करिएगा, बहुत बड़ी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।